दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आने वाली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में 11,508 पद बताए जा रहे हैं। इतने पद पर अगर भर्ती आती है तो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा रायता फैलने वाला है इस भर्ती में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि रामशरण मौर्य वाले केस में, जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है, उस कोर्ट ऑर्डर के जजमेंट के पैरा नंबर 34 में जब आप जाएंगे तो राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस में जो शिक्षा मित्र हैं उनको एक और मौका देने की बात की जा रही है। और ये मौका क्यों दिया गया? क्योंकि माननीय हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में ये आरोप लगा कि शिक्षा मित्रों को रोकने के लिए राज्य सरकार ने जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको बढ़ा दिया। 68,500 में अगर आप देखेंगे तो जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो 40 और 45% था। 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर आप देखेंगे तो पहले ये क्वालिफाइंग मार्क्स इतना ही था, लेकिन परीक्षा के बाद इसका जो क्वालिफाइंग मार्क्स था उसको बढ़ा करके 60 और 65% कर दिया गया। हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की कि शिक्षा मित्रों को रोकने के लिए ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स है इसको इससे बढ़ा करके इतना कर दिया गया, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये बातें लिखी गई हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, ये कहा गया टू डिस्पेल एनी इंप्रेशन ऑफ प्रीजुडिस, मतलब कि किसी भी पूर्वाग्रह से बचने के लिए। पूर्वाग्रह क्या है कि शिक्षा मित्रों को रोकने के लिए ऐसा किया गया। तो इस पूर्वाग्रह से बचने के लिए हम शिक्षा मित्रों को नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस में एक और मौका देने जा रहे हैं, ये राज्य सरकार ने कहा था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। अब राज्य सरकार ने जब ये कहा तो जाहिर सी बात है, अगर उनको मौका नहीं मिलता है तो इसी जजमेंट के आधार पर शिक्षा मित्र जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से फिर से उनको राहत मिल जाएगी कि उनको फिर से एक और मौका देना होगा। और एक और मौका उसी तरीके से होगा जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ, जो कि 68,500 में हुआ। 68,500 में रायता आपको फैलते हुए इसलिए नहीं दिखा क्योंकि जितनी सीटें थी उससे कम ही कैंडिडेट क्वालिफाई किए, तो इस वजह से वहां पर भारांक की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। लेकिन 69,000 में 69,000 सीटें थी और उसके सापेक्ष 1,46,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई कर लिए। इस वजह से यहाँ पर कैंडिडेट बहुत ज़्यादा थे। इस वजह से जो शिक्षा मित्र थे उनको जो 25 अंक भारांक दिया गया तो उनका मेरिट में नाम टॉप पर आ गया। और केवल कैंडिडेट अगर शिक्षा मित्र है, अगर वो 90 और 97 अंक पा जाते हैं और सुपर टेट यानी एटीआरई को केवल क्वालिफाई मात्र कर लेते हैं तो इनका ये 25 अंक भारांक जोड़ करके वो बिल्कुल टॉप पर आ जा रहे थे। अगर यही स्थिति परिस्थिति होगी, जो कि जाहिर सी बात है होनी ही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये बातें लिखी हुई हैं, तो अगर ये प्रक्रिया होती है तो 11,508 में से अगर 40% सीटें अनरिजर्व की होती हैं और केवल 4,000 कैंडिडेट शिक्षा मित्र क्वालिफाई कर लेते हैं तो अनरिजर्व की 40% सीटों पर पूरा उनका दावा होगा। इसके अलावा अगर ये शिक्षा मित्रों की संख्या 4,000 से बढ़कर के 5,000, 7,000, 8,000 तक चली जाती है तो इस भर्ती में से टोटल 8-9,000 सीटें जो हैं वो केवल शिक्षा मित्र की चली जाएंगी। तो क्या ऐसा बदलाव किया जाए ताकि किसी भी कैंडिडेट का अहित ना हो? अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठते हैं कि जो भर्ती हो वो केवल और केवल एटीआरई के बेस पर हो, उसमें एकेडमिक्स ना जोड़ा जाए, उसमें भारांक ना जोड़ा जाए। देखिए, भारांक को आप मना नहीं कर सकते क्योंकि 68,500 में भी दिया गया, 69,000 में भी दिया गया। 68,500 में क्यों नहीं दिया गया उसके पीछे का मैं रीजन बता चुका हूं, क्योंकि वहां पर कैंडिडेट ही कम पास हुए थे, इस वजह से इसकी नौबत ही नहीं आई। 69,000 में दिया जा चुका है, अब आने वाली शिक्षक भर्ती में भी दिया ही जाएगा, तभी ये सारी चीजें होंगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये बातें लिखी हुई हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि ये भारांक देने के बाद और एकेडमिक गुणांक जोड़ने के बाद भी सभी एक प्लेइंग लेवल पर आ जाएं? बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। सॉल्यूशन पर हम लोग बात करने वाले हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया क्या रहनी चाहिए ताकि किसी भी कैंडिडेट का अहित ना हो, ना तो शिक्षा मित्र का और ना ही नॉर्मल कैंडिडेट का। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, अंत तक जोड़ रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दो अलग अलग कंडीशन मान करके चलते हैं, पहला शिक्षा मित्र का और दूसरा नॉर्मल डीएलएड कैंडिडेट का। ठीक है, शिक्षा मित्र के कंडीशन में मैं मान करके चल रहा हूं कि वो केवल 90 नंबर एटीआरई में पाते हैं, यानी कि केवल और केवल क्वालिफाई किए हुए हैं 90 नंबर पा करके। अगर ये 90 नंबर पाते हैं तो इनका जो ये एटीआरई का गुणांक बनेगा वो कितना बनेगा? 90 नंबर वो पा रहे हैं 150 में, यानी कि 60% हुआ। अब इस 60% का एटीआरई का यानी सुपर टेट का 60% जोड़ा जाता है, यानी कि 36 गुणांक उनका बन गया किसमें? एटीआरई में। इसके अलावा मैं ये मान करके चला हूं कि शिक्षा मित्र बहुत पहले के पास है और बहुत कम इनका एकेडमिक गुणांक होगा, तो एकेडमिक में मान करके चला हूं कि इनका 20 होगा और इसमें 25 अंक उनका अतिरिक्त भारांक ये जुड़ता था। ठीक है, भारांक। तो इन तीनों को जोड़ करके इनका फाइनल जो गुणांक बनेगा वो कितना बन जाएगा? ये हो जाएगा 1 और 4 और 4 8,
81 यहाँ पर बन जा रहा था। और नॉर्मल डीएलएड कैंडिडेट का कैसे बनेगा? नॉर्मल डीएलएड कैंडिडेट का मान लेते हैं कि वो 90 नंबर अगर एटीआरई पर पा करके क्वालिफाई किया, मैं कैटेगरी के हिसाब से बात कर रहा हूँ ताकि कम से कम नंबर पर क्या स्थिति बनेगी उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। टॉप तो अगर शिक्षा मित्र करते हैं या फिर ज़्यादा नंबर लाते हैं तब तो इनके लिए और ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें होंगी, लेकिन अगर केवल क्वालिफाई भी कर लेते हैं उस स्थिति में मैं बता रहा हूँ नॉर्मल डीएलएड का कितना बनेगा। ये 90 नंबर अगर ये इसमें पाते हैं तो 36 इसमें बनेगा। और चूंकि ये जो डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं वो शिक्षा मित्र के बहुत बाद हाई स्कूल इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो इनका एकेडमिक जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं मान करके चल रहा हूँ कि इनका एकेडमिक 30 है, तो 36 और 30 दोनों को जोड़ देंगे तो इनका जो फाइनल गुणांक बना वो 66 बना, क्योंकि इनको भारांक नहीं मिल रहा है। तो एक कैंडिडेट 81 नंबर जो शिक्षा मित्र है और डीएलएड जो है वो 66 नंबर उतना ही एटीआरई में ला करके। तो सिलेक्शन चूंकि इस कैंडिडेट का होना है, क्योंकि ये जब मेरिट में सबसे ऊपर होगा तो सबसे पहले अनरिजर्व की सीटें भरी जाएंगी, तो इनका जो अनरिजर्व की सीटें हैं उन पर पूरा दावा हो सकता है। ये पहली कंडीशन बन सकती है। ठीक है, मान लेते हैं कि टोटल 4000 के आसपास अनरिजर्व की सीटें होंगी, उसके अलावा मान लेते हैं 5, 6, 7000, 8000 अगर शिक्षा मित्र पास कर लिए तो वो उसके बाद जो है वो अपनी कैटेगरी में वो सिलेक्शन लेंगे। अपनी कैटेगरी का मतलब ओबीसी, एससी, एसटी की भी सीटें उनके द्वारा पूरी तरीके से ऑक्यूपाई की जाएंगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मान लेते हैं कि कोई एक कैंडिडेट है जो कि डीएलएड है, वो मान लेते हैं कि 120 नंबर मान लीजिए पा गया एटीआरई में, 120 नंबर पाया तो इसका परसेंटेज बना 80% 150 में, और 80 का 60% देखेंगे तो 48 बना। अब 48 और प्लस अगर हम लोग 30 कर दें तो ये 78 बनना है। मतलब आप सोचिए एक नॉर्मल डीएलएड कैंडिडेट 120 नंबर पाकर भी वो इससे कॉम्पिटिट नहीं कर पा रहा है इस शिक्षा मित्र से, क्योंकि इसको अतिरिक्त भारांक दिया गया 25 अंक का। मतलब कि एक सिंपल शिक्षा मित्र 90 नंबर अगर एटीआरई में पा रहा है और दूसरा डीएलएड कैंडिडेट 120 नंबर एटीआरई में पा रहा है, मतलब सुपर टेट में, तो भी वो इससे कंपटीशन कर ही नहीं पाएगा, कहीं पर भी इसके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। अब इसके लिए कुछ ना कुछ हमें ऐसा बदलाव करना होगा ताकि सभी एक प्लेइंग लेवल पर आ जाए, क्योंकि सीटों की संख्या काफ़ी कम है, 11,508 बताई जा रही है। अगर इतना ही आता है तो शिक्षा मित्र के अलावा दूसरे कैंडिडेट का सिलेक्शन हो पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इसके लिए गुणांक जो है, जो एकेडमिक गुणांक है, क्या उसको हटाने से कोई फायदा होगा? नहीं, इससे हटाने से और ज़्यादा नुकसान ही होगा डीएलएड कैंडिडेट को। कैसे, इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अभी एकेडमिक गुणांक को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, एकेडमिक गुणांक जो इनका था ये वाला यहाँ से हटा देते हैं। अब मान लेते हैं 25 अंक इनको भारांक तो मिलना ही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो इनका जो एटीआरई में गुणांक बन रहा था 36 और 25, केवल इसको जोड़ते हैं। ये जो 36 है और 25 है केवल इसको जोड़ते हैं, तो अब इनका गुणांक कितना बनेगा? इनका गुणांक बनेगा ये 1 और 3 2 5 और 1 ये 6, 61 बनेगा। और एकेडमिक गुणांक को हटा दीजिए तो इनका गुणांक कितना बन रहा है? इनका गुणांक बन रहा है उस कंडीशन में ये चूंकि जो 36 आया था वो 60% का 60% हम लोग निकाले थे, क्योंकि सुपर टेट का 60% जुड़ता है। तो अब चूंकि एकेडमिक हट रहा है तो 100% जुड़ेगा। 100% का मतलब कि अब ये 60 इनका ये जुड़ेगा, 60 गुणांक ये और 25 ये, यानी कि 85 इनका ओवरऑल बन जाएगा। और इनका कितना बनेगा? इनका 80% बन रहा था। कितना? 80%। तो इनका गुणांक बना 80 और इनका गुणांक बना 85। कितना? इनका 80, नॉर्मल डीएलएड का 80 और इनका 85। अभी भी देखिए ये जो गैप है वो और ज़्यादा बढ़ गया। और ज़्यादा कैसे बढ़ गया? एकेडमिक हटाने से। क्यों? क्योंकि पहले जब एकेडमिक मार्क्स जुड़ रहा था तो इनके आज के डेट में अगर हैं तो लगभग इनका 30 के आसपास एवरेज अगर हम लोग मान करके चलें, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं डीएलएड वाले जिनका 32, 33, 34 तक भी गुणांक जाता है, तो मैं एवरेज 30 मान करके चल रहा हूँ। अब इन कैंडिडेट जो शिक्षा मित्र थे वो बहुत पहले के पास थे, तो जाहिर सी बात है इनसे इनका कम ही होगा। तो ये जो 10 नंबर इनका बढ़ रहा था इसके वजह से ओवरऑल गुणांक में इनका जो डिफरेंस पहले क्रिएट हो रहा था वो केवल 3 का हो रहा था। लेकिन जब एकेडमिक गुणांक को यहाँ से हम लोग हटा देते हैं, जिसकी मांग उठ रही है कि एकेडमिक गुणांक को ना जोड़ा जाए, अगर ये हटा दिया जाता है तो ये जो डिफरेंस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए एकेडमिक गुणांक को हटाने के बाद से केवल एटीआरई जिनका 80% जोड़ा गया तो इनका गुणांक बना 80, 100% जोड़ा गया एटीआरई का, क्योंकि अभी 60% और 40% एकेडमिक है। एकेडमिक जब हटा देंगे तो 100% तो आपका सुपर टेट ही हो जाएगा। तो इनका डीएलएड का 80 बना और इन शिक्षा मित्र का 85 बना। कितना बना? 85 बना। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो इनका 85 बना। ठीक है, अब आप देखिए कि पहले इनका 3 का गैप हुआ करता था, अब इनका गैप बढ़ करके 5 का हो गया। मतलब कि एकेडमिक गुणांक हटाने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा नॉर्मल डीएलएड कैंडिडेट का शिक्षा मित्र की तुलना में। उम्मीद करता हूं चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। मतलब एकेडमिक गुणांक डीएलएड कैंडिडेट के लिए फायदेमंद है, अगर इसको हटाया जाता है तो ये जो डिफरेंस है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। अब
जब एकेडमिक गुणांक को हम लोग हटा नहीं सकते हैं तो क्या दूसरा उपाय है? दूसरा उपाय है इसी 25 अंक के गुणांक को लेकर के। ये जो 25 अंक का गुणांक है 69,000 की शिक्षक भर्ती में डायरेक्टली ये जा करके जुड़ा आपके फाइनल मेरिट में। मतलब कि ये जो एकेडमिक इनका गुणांक था और ये जो इनका 60% हम लोग जोड़ रहे थे सुपर टेट का, इन सबको कैलकुलेट करने के बाद से जब फाइनल गुणांक निकाला जा रहा था उसमें जाकर के ये 25 अंक का भारांक जोड़ रहा था। अगर ये 25 अंक का भारांक इनके फाइनल मेरिट में ना जोड़ करके इनके मार्क्स में जुड़ जाए, इनके मार्क्स में जुड़ जाए, तब देखिए क्या चीज़ें होती हैं। इनका मार्क्स कितना था सुपर टेट में? 90 नंबर था। अब 90 नंबर में ही अगर मैं 25 अंक का भारांक जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 115 अंक। कितना? 115 अंक। अब इसका अगर मैं प्रतिशत निकालता हूं 150 गुणे 100 तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका लगभग 76.66% आएगा। और उसका 60% जब हम लोग जोड़ेंगे तो इनका फाइनल गुणांक जो बनेगा वो 46 बनेगा इन शिक्षा मित्र का। अब चूंकि 25 अंक का भारांक हमने उनके सुपर टेट के मार्क्स में ही जोड़ करके उसका हमने कितना निकाल लिया? उसका हमने निकाल लिया 60%। और उसके बाद ये अगर हम लोग जोड़ें उनका जो एकेडमिक गुणांक बन रहा था 20, अब जब जोड़ेंगे इसमें 20 तो इनका जो फाइनल गुणांक बनेगा वो 66 बनेगा। कितना बनेगा? 66 बनेगा। अब देखिए जो डीएलएड वाला कैंडिडेट था, देखिए अगर ये 90 नंबर केवल पा करके क्वालिफाई किया और प्लस 30 नंबर इसका एकेडमिक गुणांक है तो 90 का अगर प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो 60% आएगा और 60 का फिर 60% निकाल देंगे तो 36 बनेगा। तो 36 ये और एकेडमिक गुणांक 30 मिला करके ये इनका 66 बन रहा है। मतलब कि अब देखिए ये जो शिक्षा मित्र है और ये जो नॉर्मल डीएलएड कैंडिडेट है वो एक लेवल पर आ गया। एक लेवल पर कैसे आया? जब सुपर टेट में दोनों के मार्क्स हम लोग 90 नंबर लेकर के चल रहे हैं, मैं बिल्कुल लोएस्ट कंडीशन मान करके चल रहा हूं, ऊपर पाएंगे तब तो अलग कंडीशन होगी। जाहिर सी बात है शिक्षा मित्र अगर ज़्यादा नंबर लाएंगे तो उनके लिए और ज़्यादा फेवरेबल होगा। मैं बिल्कुल एकदम बॉर्डर पर मान करके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर जो इनका गुणांक था अगर फाइनल मेरिट में ना जोड़ करके उनके सुपर टेट के मार्क्स में जोड़ करके फिर उसका अगर हम लोग निकालें 60% तो उस कंडीशन में जो शिक्षा मित्र है और जो डीएलएड कैंडिडेट है वो एक पैमाने पर आ जाते हैं, एक पैमाने पर, ठीक है। तो ये कंडीशन हो सकती है जिसमें उनको 25 अंक का भारांक भी मिल गया और एकेडमिक मेरिट भी नहीं हटाना पड़ा और सभी एक प्लेइंग लेवल पर आ भी गए। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे। अब ये चीज़ें कैसे इक्वल हो पा रही हैं? ये चीज़ें इक्वल हो पा रही हैं कि एक तो इस डीएलएड कैंडिडेट को बेनिफिट मिल गया एकेडमिक मार्क्स जुड़ने की वजह से, क्योंकि शिक्षा मित्र बहुत पहले के पास है तो उनका जाहिर सी बात है जो नए डीएलएड कैंडिडेट उनका एकेडमिक ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ से जो डिफरेंस क्रिएट हुआ और यहाँ से जो भारांक दिया गया उससे जो डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हैं शिक्षा मित्र और जो एकेडमिक मार्क्स से डिफरेंशिएट क्रिएट कर पा रहे हैं डीएलएड, वो एक दूसरे को एक तरीके से न्यूट्रल कर दे रहे हैं। इसकी वजह से सभी एक प्लेइंग लेवल पर आ जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा पैमाना हो सकता है जिससे किसी का अहित भी नहीं होगा और भारांक देने की जो प्रक्रिया है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है तो उसको भी एक तरीके से फुलफिल किया जा सकता है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस अगर रहता है तो निश्चित तौर पर एक फेयर प्लेइंग लेवल सभी कैंडिडेट्स के लिए इक्वल माना जा सकता है। इस पूरे मामले में आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तब तक नो डाउट 11,508 की भर्ती में मैक्सिमम जो शिक्षा मित्र हैं उनका सिलेक्शन होना तय है। आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।